affecting certain fundamental rights. Article 35 lays down that the powers to make laws to give effect to certain specified fundamental rights shall be vested only in the parliament and not in the state legislature. तो आर्टिकल 35 ये कह रहा है, हमने स्टार्टिंग में जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स के, तो तब ये पढ़ा था कुछ फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जिनको अप्लाई करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए लेजिस्लेचर को कुछ लॉज बनाने होते हैं। और आर्टिकल 35 ऐसी लॉज बनाने की पावर देता है फंडामेंटल राइट्स पर सिर्फ पार्लियामेंट को। मतलब ऐसे कुछ एरियाज़ है जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉज बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता। तो ये चीज़ दी गई है आर्टिकल 35 में, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता। This provision ensures that there is uniformity throughout the India with regard to the nature of those fundamental rights and punishment for the infringement. In this direction, Article 35 contains the following provisions. तो ये रीज़न क्यों है, ऐसा पावर पार्लियामेंट को दी गई, स्टेट लेजिस्लेचर को क्यों नहीं दी गई? क्योंकि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा, स्टेट लेजिस्लेचर उसके जुरिसडिक्शन जो उसका एरिया है उसमें ही एप्लीकेबल होगा। तो पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जो नेचर है वो पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो अगर वायलेशन हुआ है तो पनिशमेंट जो दी जाएगी वो भी पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है इधर कम पनिशमेंट दे रहे हो इधर ज़्यादा पनिशमेंट दे रहे हो, ऐसे ये सब डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, पूरी कंट्री में सेम चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए आर्टिकल 35 के प्रोविजंस नीचे दिए गए हैं। द पार्लियामेंट shall have and the state legislature shall not have the power to make laws with respect to following matters. तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नीचे दिए हुए मैटर्स पर लॉज बना सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता। जब हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पढ़ा था, मैंने आपको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ाया है हर एक फंडामेंटल राइट, तो 16 क्लॉज 3 में ये मेंशन था prescribing the residence as a condition for certain employment as appointment in the state or the union territory or local authority and any other authority. तो ये कहा जा रहा है कि रेसिडेंस एज रिक्वायरमेंट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए गवर्नमेंट जॉब। तो जब हमने आर्टिकल 16 तो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स, मतलब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सबके पास बराबर की अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स में। लेकिन 16 क्लॉज 3 इसका एक्सेप्शन था, याद कीजिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए वो एक्सेप्शन आज भी है कि अगर आप कुछ सर्टेन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर कोई दूसरी अथॉरिटी की, तो आपको वहाँ पे रेसिडेंस रहना पड़ेगा कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, मतलब वहाँ के लोकल लोगों के लिए ही ये जॉब रिजर्व्ड रहती है। तो ऐसा लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती। इवन दो जिस स्टेट में अप्लाई हो रहा है वहाँ की भी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती, पार्लियामेंट ही बनाएगी। आर्टिकल 32 क्लॉज 3 empowering the courts other than the Supreme Court and High Court to issue directions, orders and writs of all kind for the enforcement of fundamental rights. आर्टिकल 32 क्लॉज 3, आर्टिकल 32 जब हमने पढ़ा था ये रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और 226 रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं तो हाई कोर्ट के पास जाइए, वो रिट्स इशू करेंगे। लेकिन आर्टिकल 32 क्लॉज 3 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से हट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशंस हो गए कोई अन्य अदर कोर्ट को रिट्स की पावर दे सकता है। पार्लियामेंट के पास ये ताकत है, तो ये भी पावर है पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 33 अभी जरी देर पहले हमने आर्टिकल 33 पढ़ा है, रेस्ट्रिक्शन और एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 33 के अंडर पुलिस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री, एनालॉगस सर्विसेज, इंटेलिजेंस एजेंसी, इन सब के जो फंडामेंटल राइट्स है वो या तो थोड़े रेस्ट्रिक्ट करता है पार्लियामेंट या फिर एब्रोगेट, मतलब थोड़ा अल्टर करता है, चेंज करता है लॉज बना के, क्योंकि इनके बीच में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ये अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म कर पाए। तो ये भी पार्लियामेंट के पास ही पावर है। लॉज कौन बनाएगा इस केस में? पार्लियामेंट बनाएगा। और इनका रेस्ट्रिक्ट कौन करेगा फंडामेंटल राइट? पार्लियामेंट ही करेगा। Indemnifying any government servant and any other person for an act done during the operation of martial law in the area. आर्टिकल 34 इंडेमनीफाई का मतलब ये होता है कि हानि से सुरक्षा देना। मतलब अगर सपोज कर लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कोई एरिया है ए, उस एरिया में मार्शल लॉ लग गया, वहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स यहाँ पे अगर जनरली देखा जाए तो मिलिट्री ही होती है, क्योंकि मिलिट्री के पास अथॉरिटी देती चाहिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट दिया हुआ है, इन जनरल मिलिट्री होती है, अगर किसी मिलिट्री के पर्सन ने किसी को कुछ मार दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी को कुछ मार दिया, अगर किसी के साथ कुछ पनिशमेंट दी, अगर कोई भी एक्शन किया, तो उस एक्शन से पार्लियामेंट जो है आपको बचा लेगी। बाद में आपसे ये पूछताछ नहीं होगी कि मिलिट्री लॉ के दौरान आपने ये किया तो क्यों किया। मतलब अगर कोई पर्सन जो मिलिट्री का पर्सन है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेगा, पार्लियामेंट उसे बचा लेगी, बाद में उसे कोई पूछताछ नहीं होगी कि आपने ये किया तो क्यों किया। तो इसके लिए प्रॉपर लॉज जो है वो पार्लियामेंट ही बनाती है। पार्लियामेंट शैल हैव एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ये पॉइंट 2 देख लीजिए आपकी लक्ष्मीकांत का। Parliament shall have and the state legislature shall not have power to make laws for prescribing punishment for those acts that are declared to be offense under fundamental rights. These include the following: untouchability, Article 17, trafficking in human beings and forced labor. तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये ताकत नहीं है कि वो लॉज बना सकते हैं। और उस लॉज में क्या लिखा होगा कि अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी को ऑफेंस माना गया है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को भी ऑफेंस माना गया है। बिगार लेबर, फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते। तो इन सब से अब ये सब ऑफेंस है, अब इन ऑफेंस के लिए कितनी पनिशमेंट होगी, क्या पनिशमेंट होगी, ये सब पनिशमेंट डिसाइड करने की अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। क्या पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट डन टू बी डिक्लेयर्ड एज ऑफेंस अंडर फंडामेंटल राइट्स, दैट इज आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 23।
Further, the Parliament shall, after the commencement of the Constitution, make the laws for prescribing punishment for the above act, thus make it obligatory on the part of Parliament to enact such laws. और जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तभी कमेंसमेंट में आ गया है, लेकिन वर्डिंग ऐसा दी गई है कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आएगा जब प्रोविजंस उसके लागू हो जाएंगे, जैसे 26 जनवरी 1950। तो इसके बाद से पार्लियामेंट के पास ये ताकत आ जाएगी कि वो लॉज को प्रिस्क्राइब करेगा, और पार्लियामेंट को वो करना ही होगा, वो ऑब्लिगेटरी है। मतलब वो पार्लियामेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्लियामेंट इन लॉज और पनिशमेंट के, मतलब ये जो पनिशमेंट्स हैं और इन ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं पार्लियामेंट के पास, इनके ऊपर लॉज बनाए, ये ऑब्लिगेटरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ स्पेसिफाइड पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब की नहीं गई है। जो लॉज पार्लियामेंट बनाएगी उसी हिसाब से पनिशमेंट होगी। Any law in force at the commencement of the Constitution with respect to any of the matters specified above is to continue in force until the altered or repealed or amended by the Parliament। और ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने के बाद एनी लॉ इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनी, मतलब ऊपर दिए गए हैं मैटर्स पे, ये मैटर्स अनटचेबिलिटी का मैटर हो गया, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मैटर हो गया, ये क्या नाम है, ये रेसिडेंट एज अ रिक्वायरमेंट का मैटर हो गया, ये सब ये जो ऊपर दिए गए प्रोविजंस के रिलेटेड अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले ही कुछ स्पेसिफाइड अगर लॉज फोर्स में है तो वो तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक पार्लियामेंट उनको चेंज नहीं करती थी या फिर रिपील नहीं करती, मतलब हटा नहीं देती या फिर कुछ अमेंड नहीं कर देती। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट से पहले जो लॉज बनाए थे इन ऊपर के मैटर्स पे वो कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दिमाग जो मेंबर्स थे उनके दिमाग में ये डाउट था कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त हमारे से शायद कुछ चीज़ें छूट गई होंगी। वो ऐसा है तो नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी तो ये अंदेशा था। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि जब तक पार्लियामेंट उस लॉज को चेंज नहीं कर सकती या फिर सस्पेंड नहीं कर देती, रिपील नहीं कर देती, जैसे हटा नहीं देती, तो तब तक वो लॉ फोर्स में रहेंगे। It should be noted that the Article 35 extend the competence of the Parliament to make laws on the matter, make a law on the matter specified above, even though some of those matters which fall within the sphere of state legislature, that is state list। अब ये जो ऊपर के दिए गए मैटर, एग्जाम्पल हो गया पुलिस जो है ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है। 7th शेड्यूल के हिसाब से जो हमारी स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट पे स्टेट लॉज बनाती है, सेंटर बनाती है, कॉन्करेंट पे दोनों बनाती है। लेकिन ये जो पुलिस पार्ट है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनके फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट कौन कर रहा है, पार्लियामेंट कर रहा है। तो ये कहा गया है कि आर्टिकल 35 पार्लियामेंट की अथॉरिटी ये पूरे मैटर्स पे देती है, भले ही ये जो पूरे मैटर्स है इनमें से कुछ स्टेट की लिस्ट में आते हो, लेकिन स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगा, पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। प्रेजेंट position of right to property। Originally the right to property was one of the 7 fundamental rights under part 3 of the constitution। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने शुरू में फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किए थे तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था। इट डेल्ट बाय द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया 14 to 18, 19 to 20, 23 to 24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गया 29 to 30, 1 2 3 4 5, और 6th वन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ 1 2 3 4 5 6। अब एट प्रेजेंट 6 है, लेकिन तब थे 7। राइट टू प्रॉपर्टी भी इसका पार्ट था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू इसे निकाल दिया गया। इट डेल्ट विथ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ। तो 19 क्लॉज 1 19 में 6 राइट्स है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएट, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ए, असेंबल है बी, एसोसिएशन है सी, मूवमेंट है डी, रेसिडेंस है ई, और एफ था ये जो 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ था वो था प्रोफेशन, लेकिन ये डिलीट कर दिया गया है और अब जी है ये प्रॉपर्टी था और जी है प्रोफेशन। जो प्रॉपर्टी था एफ वो डिलीट कर दिया गया है, अब जी है प्रोफेशन। तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ ये डिलीट कर दिया गया है और आर्टिकल 31 भी डिलीट कर दिया गया है बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। 19 clause 1 clause F guarantee every citizen right to acquire, hold and dispose property। Article 31 on the other hand guarantees every person whether citizen not non-citizens right against deprivation of his or her property। तो ये कहा गया है कि आर्टिकल 31 आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ हर एक सिटीजन को ये राइट देता है कि आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो और डिस्पोज कर सकते हो। आर्टिकल 31 ये देता है कि हर एक सिटीजन के पास, हर एक पर्सन के पास ये गारंटीड राइट है कि चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो उससे उसकी प्रॉपर्टी छीनी नहीं जा सकती। It provided that no person shall be deprived of his or her property except authority by law। ये प्रोविजन किया गया है कि किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी उसे छीनी नहीं जा सकती, उससे उसकी प्रॉपर्टी ली नहीं जा सकती, डिप्राइव नहीं की जा सकती, लेकिन एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ के पास जो अथॉरिटी है उससे छोड़कर अगर पार्लियामेंट को लॉ बना दे उस बेसिस पे आपके अगर प्रॉपर्टी ले रही है, जो लॉ से जो एक प्रोसीजर बन जाता है, जो अथॉरिटी जो लॉ जिस पर्सन को या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को जो अथॉरिटी दे देता है वो आपसे प्रॉपर्टी ले सकता है फॉर एनी रीज़न, वैलिड रीज़न।
It empowers the state to acquire or requisition the property of a person on two conditions. It should be a public purpose. It should provide for the payment of compensation amount to the owner. ये कहा गया था कि स्टेट जो है वो किसी की भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है दो कंडीशंस पे। पहली तो वो जो रीज़न होना चाहिए वो पब्लिक पर्पस में होना चाहिए, एक वैलिड रीज़न। मतलब पब्लिक पर्पस हमारे देश की हमारे गवर्नमेंट के जो मोटिव्स होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल बनाना हो गया, रेलवे लाइन बिछाना हो गया, कोई भी पब्लिक पर्पस के लिए। और दूसरी चीज़ जो जिसके पास है, जो पार्टी के पास है, जिस पर्सन के पास से प्रॉपर्टी ली जाती है, उसे प्रॉपर कंपनसेशन देना होगा। इट शुड प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट टू द ओनर। एक तो वो पब्लिक रीजन होना चाहिए लेने का रीजन, और दूसरा कॉम्पनसेशन देना होगा। सिंस द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन मोर कॉन्ट्रोवर्शियल। मतलब ये जो आर्टिकल 31 है, जो राइट टू प्रॉपर्टी आप दे रहे हो, ये फंडामेंटल राइट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कमेंसमेंट जब से 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब से एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। मतलब इस चीज़ पर बहुत बहस हुई है। किसके बीच में? एक तो हो गया हमारी गवर्नमेंट दैट इज लेजिस्लेचर के बीच में, और जुडिशरी के बीच में। इट कॉज्ड कॉन्फ्रोंटेशन बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द पार्लियामेंट। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, जो हमारी जुडिशरी का फेस है, और जो हमारा पार्लियामेंट हो गया, जो हमारा लेजिस्लेचर का फेस है, इन दोनों के बीच में बहुत टसल की सिचुएशन, मतलब बहुत ही लड़ाई वाली, मतलब ऐसा हो गया कि दोनों के बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट, क्लैशेस आ गए थे। इट लेड टू द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7th, 25th, 39th, 40, 42nd अमेंडमेंट्स। तो इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था, और ये लाने की वजह यही थी कि जो गवर्नमेंट थे वो लैंड रिफॉर्म्स करना चाह रहे थे, और उसके लिए उन्होंने आर्टिकल 31B और 31A और 31B, और 31B के साथ 9 शेड्यूल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट तो लैंड रिफॉर्म्स, मेन मोटिव लैंड रिफॉर्म्स करने का था। फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट था, ये 1955 में आया था। 1955 के थ्रू आर्टिकल 31 और 31A, जो 31A 1950 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से आया था, उसको और 305 को अमेंड किया गया था। और अमेंड कर ये कहा गया कि स्टेट के पास ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, लेकिन वो कंपनसेशन देगा। और स्टेट की गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है, कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट की मोनोपोली इंट्रोड्यूस की गई। 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, इससे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था। मतलब जो टेम्पररी प्रोविजन था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट्स का, उसको डिसॉल्व करके 14 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज बने। वो 14 स्टेट्स थे: आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, केरला। और वो 5 यूनियन टेरिटरीज थी: अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी थी। त्रिपुरा, मणिपुर, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एंड अंडमान आइलैंड्स आर दिस लक्षद्वीप आइलैंड्स। 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, और इससे ये कहा गया कि आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस किया गया, और ये कहा गया कि डीपीएसपी को प्रमोट करने के लिए हम कुछ फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करेंगे और वो वैलिड माना जाएगा। फिर आया आर्टिकल 39, सॉरी नॉट आर्टिकल 39, अमेंडमेंट 39, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, 39th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था, एमरजेंसी से के वक्त आया था ये। इसे एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया था। ये कहा गया था आर्टिकल 329A क्लॉज 4 में कुछ अमेंडमेंट किया गया था, और ये कहा गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन में जो इंडियन जुडिशरी है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं है। और बाद में ये हटा दिया गया, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमारे क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे बेसिक फीचर का भी पार्ट है। तो ये ओपन है जुडिशरी को, ये कहा गया। फिर अमेंडमेंट ऑफ 40 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 40 और 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1976 का। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 का। ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, इसलिए तो बहुत डिटेल में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। Through these amendments, Article 31A, 31B, 31C has been added and modified from time to time to nullify the effect of Supreme Court judgment and to produce certain laws for being challenged on the and to protect certain laws from being challenged on the grounds of contravention of fundamental rights। जैसे मैंने आपको कहा था कि Article 31A, 31B और 31C ऐड किया गया था, उनको मॉडिफाई किया गया था, जिससे ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है उनको नलीफाई किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थी उसको कम करने की कोशिश की गई है, to nullify the effect of Supreme Court judgment and to protect the laws from being challenged on the grounds of contravention of fundamental rights। और जो लॉस पार्लियामेंट बना रही है उनको फंडामेंटल राइट्स का कॉन्ट्रावेंशन है, इन बेसिस पर चैलेंज करने से बचाएगा। मोस्ट ऑफ द लिटिगेशन सेंटर्स अराउंड द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू पे कंपनसेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये कहा गया कि कंपनसेशन देगी गवर्नमेंट जब प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर की जाएगी। देयरफॉर 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 abolished the right to property। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F को और 31 को डिलीट कर दिया गया, दैट इज़ रिपील्ड कर दिया गया।
पार्ट 3 से instead the act inserted a new article that is 300A in part 12 under the heading of right to property. तो उसे हटाकर right to property का फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया और एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया आर्टिकल 300A in part 12 of the Indian Constitution under the heading right to property. It provides that no person shall be deprived to his or her property except by authority of law. सही यही सेम बात की गई कि कोई भी पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा सकती एक्सेप्ट लॉ की अथॉरिटी की, लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट है, जुडिशियल नॉन जस्टिसेबल, मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते. Thus the right to property still remains a legal right and constitutional right that no longer a fundamental right. It is not a part of the basic structure of the constitution. और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का. The right to property as a legal right as a distinct from fundamental rights had the following implications. मतलब right to property अब एक लीगल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन एक फंडामेंटल राइट नहीं है, एक लीगल राइट है. तो इससे क्या फ़र्क पड़ा ये हम देखते हैं. इट कैन बी रेगुलेटेड दैट इज curtailed, abrogated, modified without constitutional amendment by ordinary law of parliament. तो फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको चेंज करना है तो आपको अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लीगल राइट को रेगुलेट करना है अपने हिसाब से, उसको चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है. एक ऑर्डिनरी लॉ अगर पार्लियामेंट पास कर देगी तो उससे ये लीगल राइट को चेंज किया जा सकता है. इट प्रोटेक्ट्स द प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन. मतलब आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है. मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो आपकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने कुछ लॉ बनाया है तो उस बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी ली जा सकती है. इन केस ऑफ वायलेशन द एग्रीड पर्सन कैनॉट डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंक्लूडिंग राइट्स फ्रॉम द एनफोर्समेंट. ही और शी कैन मूव टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226. तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता, आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट के पास जा सकता है बिकॉज इट इज नो लॉन्गर फंडामेंटल राइट्स. नो गारंटी राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट. अब ये चीज़ कही गई है कि आपको कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन गारंटी कंपनसेशन मिलेगा ये 100% नहीं है. ठीक है, तो चार चीज़ें क्या चेंज हो गई. एक तो अब उसे चेंज करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी लॉ से चेंज हो सकता है राइट टू प्रॉपर्टी. दूसरी चीज़ कि जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड नहीं है. और आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आप 226 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हो. और गारंटीड कंपनसेशन भी अब नहीं है. Though the fundamental right to property under Part 3 has been abolished, the Part 3 still carries two provisions which provide the guarantee right to compensation in case of acquisition or requisition of private property. These two cases where the compensation has to be paid are. अब भले ही जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पार्ट 3 के अंदर नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, पार्ट 3 के अंदर नहीं है, लेकिन पार्ट 3 के अंदर अभी भी दो ऐसे प्रोविजंस है जिसमें गारंटीड कंपनसेशन, अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको कंपनसेशन देना ही पड़ेगा. और वो दो केसेस क्या है. एक है आर्टिकल 30 व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. आर्टिकल 31A व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द लैंड हेल्ड बाय अ पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टिवेशन एंड द लैंड इज विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स. आर्टिकल 31A. पहली चीज़ तो आर्टिकल 30 माइनॉरिटी का राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, और ये माइनॉरिटीज़ के पास ये भी राइट है कि वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं. तो आर्टिकल 30 ये इस केस में आपको ये माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी लोगे तो आपको गारंटीड कंपनसेशन देना है. और आर्टिकल 31A जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, और ये एग्रेरियन रिफॉर्म्स मतलब जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स से रिलेटेड है. तो स्टेट अगर किसी का प्रॉपर्टी एक्वायर करता है जो उसकी कल्टिवेशन लैंड है, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है तो, और वो स्टैट्यूटरी सीलिंग बताई गई थी कि एक पर्सन के अंदर मैक्सिमम इतना ही लैंड हो सकता है, उससे ज़्यादा लैंड नहीं होगा. और अगर वो सीलिंग के भी अंदर है तो कंपनसेशन देना ही होगा. तो ये दो केसेस में कंपनसेशन देना ही होगा, मतलब इन दो केसेस में आपको कंपलसरी कंपनसेशन देना है. The first provision was added by 44th Amendment Act of 1978, while the second provision was added by 17th Amendment Act of 1964. Further, the Article 31A, 31B, 31C has been retained as exception to the fundamental rights. जो Article 31A है, 31B है और 31C है, ये एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट को. मतलब ये फंडामेंटल की राइट के ऊपर एक लिमिटेशन है, एक एक्सेप्शन है, इनको रोकते हैं आर्टिकल 31A, 31B और 31C. एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स. तो हमने एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो आर्टिकल 14 से लेके अब आर्टिकल 14 से लेके ये जो 32 है ये असल फंडामेंटल राइट्स है. इसके बाद जो है ये इन पर एक्सेप्शंस हुए हैं, और हर एक आर्टिकल के एक्सेप्शन तो हमने इंडिविजुअली पढ़ लिया. अब हम देखते हैं एज अ होल पूरे जो फंडामेंटल राइट्स है उनके एक्सेप्शंस क्या है. सेविंग ऑफ लॉस, प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट एक्सेट्रा. आर्टिकल 31A तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है जो आर्टिकल 31A है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू लाया गया था. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू लाया गया था. ये 31A और 31B दोनों भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही आए थे. तो अब ये बेसिकली आर्टिकल 31A अग्रेरियन रिफॉर्म से रिलेटेड है. जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है ना उससे रिलेटेड है. आर्टिकल 31A है. आर्टिकल 31A सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ फॉर बीइंग चैलेंज्ड एंड invalidated on the grounds of contravention of fundamental rights, conferring by Article 14 equality before law and equal protection of law, and Article 19 protection of 6 rights with respect to speech and expression, assemble, associate, movement, residence, profession, etc.
तो आर्टिकल 31A है वो 5 तरीक़ों के लॉज़ को, मतलब पार्लियामेंट जो स्टेट जो लेजिस्लेचर हो गया वो ऐसे 5 तरीक़े के अगर कोई लॉ बनाया और वो लॉ इन नीचे दिए गए हुए 5 कैटेगरीज़ में अगर लाई करता है तो वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी है तो भी उसे वैलिड माना जाएगा। सब में पहले हमने आर्टिकल 13 में देखा था कि जो भी लॉज जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, यहाँ तक कि ऑर्डिनेंसेस भी और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आते हैं, उनके कॉन्ट्राडिक्ट में आते हैं, तो उसे जुडिशरी वाइड मान देती है। लेकिन 31A ये कह रहा है कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया और वो लॉ ये नीचे दिए गए हैं लक्ष्मीकांत में A B C D E 5 कैटेगरीज दिए गए हैं और इन 5 कैटेगरीज में से अगर कोई भी एक में भी लाइक कर देता है तो वो वैलिड माना जाएगा, इवन दो अगर वो फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 अगर मैं बेसिक में कहूँ कि लॉ के सामने हम सब बराबर हैं, हम सब इक्वल हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो और जो आर्टिकल 19 है जिसके अंदर 6 राइट्स दिए गए, स्पीच एक्सप्रेशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, असेंबल, एसोसिएशन, प्रोफेशन, इनको अगर वो थोड़ा बहुत वायलेट भी कर देता है तो वो वैलिड माना जाएगा। दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, मैंने ऑलरेडी बताया था एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है। और नीचे दिए गए हैं अब लक्ष्मीकांत पे 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, समय पहले देख लेते हैं। पॉइंट ए, एक्वाजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट। द एक्सप्रेशन स्टेट्स इंक्लूड्स एनी जागीर, इनाम, मौफी और एनी सिमिलर ग्रांट्स और जन्मम राइट इन तमिलनाडु, केरला एंड एनी लैंड हेल्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो पॉइंट ए में तो ये कह रहा है कि वो ग्रांट्स जो आपको दिए गए थे, मतलब स्टेट यहाँ पे ग्रांट्स हो गया जो आपको मिले हैं, और वो जिसकी वजह से कोई लैंड जो है आपके पास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द फ्यू हैंड्स, तो जिससे इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। और जो पूर पीसेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको बराबर के हक एग्रीकल्चरल लैंड कल्टिवेशन के लिए नहीं मिल रहा है, तो स्टेट वो एक्वायर कर सकता है। बी, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाय द स्टेट। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ मैनेजमेंट चाहे तो उसका मैनेजमेंट अगर स्टेट चाहे तो उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सकता है। अमेलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस, अमेलगमेशन मतलब मिक्सिंग अप, दो कॉर्पोरेशंस को मिलाकर एक कर देना या फिर दो कंपनीज को मिलाकर एक कर देना, तो अमेलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस। एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ कॉर्पोरेशन। तो कुछ जो राइट्स है अगर आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हो या फिर आप अगर कोई कंपनी के मैनेजमेंट के मेंबर ऑफ डायरेक्टर हो, तो आपके राइट्स को स्टेट जो गवर्नमेंट है वो मॉडिफाई कर सकता है या फिर कुछ राइट्स को निकाल भी सकता है। और पॉइंट ई देख लेते हैं, एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस। तो जो माइनिंग के राइट्स होते हैं सब कुछ रेस्पेक्टिव जो कंपनीज होती हैं या फिर कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके पास माइनिंग लाइसेंसेस होते हैं, वो कुछ माइनिंग परमिशन लेते हैं, कुछ एरिया लीज पर लेते हैं, तो इन सबसे रिलेटेड जो भी मॉडिफिकेशन है वो स्टेट कर सकती है। आर्टिकल 31A डज नॉट immunize the state law from judicial review unless it has been reserved for the president's consideration and has been received his or her assent। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर बनाती है वो अगर फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रडिक्शन में भी आ रहा है, फिर भी आप उसको नल वाइड नहीं बोल सकते, मतलब जुडिशरी में आप इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़रूरी है लॉस। जैसे आप जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है और DPSP है उसको आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करो, आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट जो है जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो जाता है। आर्टिकल 31A डज नॉट इम्यूनाइज स्टेट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू आपके पास अभी भी है, अगर कोई लॉ है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन वो लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि वो लॉ वाइड है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अनलेस इट हैज़ बीन रिजर्व्ड द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून तब हो जाएगा जब प्रेसिडेंट उस अपनी जो हमारे रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री के, उस पर एसेंट ना दे दे, मतलब उस पर अपनी मंजूरी ना दे दे। दिस आर्टिकल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एट द मार्केट वैल्यू व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द लैंड हेल्ड बाय ए पर्सन अंडर हिज और हर पर्सनल कल्टिवेशन एंड द लैंड इज विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग। हमने इससे पहले जब राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 पढ़ रहे थे तो नीचे ये भी देखा था कि किन किन केसेस में कंपलसरी आपको स्टेट को कंपनसेशन देना है। उनमें से एक था आर्टिकल 30 जब माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी बात आई, और आर्टिकल 31A। और यहाँ पे सेम यही क्लॉज रिपीट हो रहा है कि अगर स्टेट एक पर्सन का लैंड एक्वायर करता है जो उसका पर्सनल कल्टिवेटिंग लैंड है, जिस पर वो कुछ उगा रहा है, वो एक फार्मर है और वो लैंड स्टैट्यूटरी सीलिंग के अंदर है, तो स्टेट को कंपलसरी कंपनसेशन देना होगा और वो कंपनसेशन मार्केट वैल्यू पर स्टेट देगा। आर्टिकल 31B, validation of certain acts and regulations. Article 31B saves the acts and regulations including in 9th schedule. Article 31B along with 9th schedule was added by first constitutional amendment act of 1951। जब मैंने आपको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताया था तो तभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B अलॉन्ग विद 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू लाए गए थे, और इनको टाइम टू टाइम अमेंड भी किया गया है बाई 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
Article 31B saves the acts and regulation including in 9 schedule from being challenged and invalidated on the grounds of contravention of fundamental rights. तो आर्टिकल 31B ये कह रहा है कि अगर हम कुछ एक्ट्स को और कुछ रेगुलेशंस को 9th शेड्यूल में शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स दी जाती है. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली इनैक्ट हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बना था, तब हमारे पास, और जब 26 जनवरी 1950 को इनैक्ट हुआ था, तब हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे. तो शेड्यूल्स आर नथिंग बट विच गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स. तो जो आर्टिकल्स में नहीं दी गई होती है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको शेड्यूल्स में मिलती है. तो 9th शेड्यूल ऐड किया गया था और ये कहा गया आर्टिकल 31B ये कह रहा है कि अगर कोई भी हम एक्ट को, पार्लियामेंट के एक्ट को या फिर रेगुलेशन को अगर हम 9th शेड्यूल में डाल देंगे तो वो उसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और उसको ये कहकर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं. अगर इन ब्रीफ कहा जाए तो अगर कोई भी एक्ट या रेगुलेशन 9th शेड्यूल में चला जाए तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते ये कहकर कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं. Thus, the scope of Article 31B is wider than the Article 31A. अब आप यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर कीजिए. आर्टिकल 31A में ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट बना रही है और वो नीचे दिए गए इन 5 कैटेगरीज में लाई करता है तो वो चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. दैट इज आर्टिकल, स्पेशली आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19. लेकिन 31B ये कह रहा है, यहाँ पे ये 5 कैटेगरीज की बात नहीं हो रहा है. 31B ये कह रहा है कि अगर हम कोई भी एक्ट और कोई भी रेगुलेशन को उठा के 9th शेड्यूल में डाल दें तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, उसको आप नल एंड वाइड नहीं बोल सकते ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट. तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 31B कुछ ज़्यादा ही वाइड है, मतलब कुछ ज़्यादा ही एक लिमिट से बाहर है आर्टिकल 31A की कंसिडरेशन में. अगर आर्टिकल 31A 10 है तो आर्टिकल 31B 100 है. आर्टिकल 31B immunizes any law included in 9th schedule from all the fundamental rights whether they are or not the falls under any 5 categories specified in article 31A. मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर आप 9th शेड्यूल में डाल दें तो वो फंडामेंटल राइट्स से और जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनाइज हो जाते हैं, भले ही वो इन 5 कैटेगरीज में आते हो या नहीं आते हो. हाउएवर इन केशवानंद भारती केस, Keshwanand Bharati case was a state of Kerala case 1973. The Supreme Court ruled that the acts and regulations that are included in 9 schedules are open to challenge on the grounds of being violative of the basic structural condition. This was later clarified by the courts in Woman Rao case versus Union of India case 1980, wherein it held that the various acts and regulations including in 9th schedule after 24th April 1973, the date of judgment of Keshwanand Bharati case, are valid only if they do not damage the basic structure of the constitution. अब यहाँ पे ये समझिए कि 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था, और यहाँ पे 13 जज बेंच, केशवानंद भारती केस में अब तक की हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस एक बेंच पर बैठे थे. तो 13 जजेस ने, जो सुप्रीम कोर्ट के वेल एक्सपीरियंस 13 जजेस ने बैठकर केशवानंद भारती केस पर जजमेंट दिया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी एक्ट या फिर रेगुलेशन जो 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है वो अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस में ही आया था. बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो बेसिक फीचर, वो बेसिक एसेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बगैर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन एक स्ट्रक्चर पर बेस्ड है. अगर आप वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर, अगर उसको ही आप ले लोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं बनेगा. तो उस बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, ये कहा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने. अब 9th शेड्यूल के अगर कोई भी एक्ट या फिर रेगुलेशन इस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो वो जुडिशियल रिव्यू के ओपन है और उसको हम नल एंड वाइड बोल सकते हैं. ये कहा केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने. अब फिर बाद में कोर्ट ने एक और चीज़ क्लैरिफाई की वमन राव केस में. वमन राव केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी एक्ट्स और रेगुलेशंस 9th शेड्यूल में ऐड किए गए हैं आफ्टर 24th April 1973, और ये डेट कौन सी डेट थी? ये थी केशवानंद भारती केस की डेट. और 24 अप्रैल 1973 के बाद से ही हमारे जो पॉलिटी में एक नया जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, जुडिशरी ने इंट्रोड्यूस किया. तो इससे पहले हमें इंडिया को बेसिक स्ट्रक्चर वॉज अननोन टू द इंडियन कंटेक्स्ट. तो ये कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी एक्ट और रेगुलेशन 9th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाता है तो उन्हीं को वैलिड माना जाएगा जो बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं कर रहे हैं. अगर 9th शेड्यूल 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी एक्ट या रेगुलेशन ऐड किया गया जो बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्राडिक्ट में आ रहा है, तो उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा. और अगर जो एक्ट और रेगुलेशन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ क्लैश नहीं खा रहा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है, तो वो वैलिड माना जाएगा. Wherein held the various acts and regulations including 9th schedule after 24th April of 1973, the date of judgment of Keshwanand Bharati case, are valid only if they do not damage the basic structure of the constitution. तो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक्ट्स और रेगुलेशन डैमेज नहीं कर रहे हैं तो ही वो वैलिड माने जाएंगे. अगेन इन I.R. Sohilo केस, I.R. Sohilo वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007,
the Supreme Court affirmed the above view. In this case, the court ruled that there could not be any blanket immunity from judicial review of the laws included in 9th schedule. तो समय पहले तो केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि अगर 9th शेड्यूल के लॉज जो एक्ट्स और रेगुलेशंस 9th शेड्यूल में जो भी ऐड किए गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू के ओपन है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं। और वो वोमन राव केस में ये कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से अगर कोई भी एक्ट या रेगुलेशन उसमें ऐड किया गया है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन आईआर सोहिलो केस में ऑल क्लियरिटी दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बेसिक जुडिशियल रिव्यू है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक फीचर्स जो भी है वो केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ऑल क्लियरिटी दी है, अपने अपने वेरियस जजमेंट में बताया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसकी क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट देती है। 2007 में आईआर सोहिलो केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आईआर सोहिलो केस में कहा कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और आप बेसिक स्ट्रक्चर से ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं ले सकते किसी भी लॉज या रेगुलेशन को 9th शेड्यूल में डाल के। इट हेल्ड दैट द जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कुड नॉट बी टेकन बाय पुटिंग एनी लॉ इन 9th शेड्यूल। इट सेड दैट द लॉज प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 आर ओपन टू चैलेंज ऑफ कोर्ट इफ दे आर वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईआर सोहिलो केस 2007 में ये कहा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि जो भी लॉज 9th शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 के बाद से ऐड किए गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। आप उनको चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। कौन कौन से राइट्स स्पेसिफिकली? 14, 15, 19 एंड 21। 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और 19 है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, स्पीच एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएट, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो केशवानंद भारती केस में ये कहा कि 9th शेड्यूल में अगर जो रेगुलेशंस और एक्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। वो वमन राव केस 1980 में ये कहा कि जो भी एक्ट्स और रेगुलेशन 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में ऐड किए गए हैं और वो बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं तो वाइड मान दिए जाएंगे। लेकिन आईआर सोहिलो केस में ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी एक्ट और रेगुलेशन अगर आपने 9th शेड्यूल में डाला है तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। जुडिशियल रिव्यू से आप ऐसी ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं ले सकते। Originally, in 1951, 9th schedule contained only 13 acts and regulations, but at present, their number is 282. Though the last entry is number 284, the actual total number is 282. This is because the 3 entries 87, 92 and 130 have been deleted and one entry is numbered as 257A. तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब 9th शेड्यूल 19 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से 9th शेड्यूल आ गया था, 9th शेड्यूल में ओरिजिनली सिर्फ 13 एक्ट्स और रेगुलेशंस थे। लेकिन अब एट प्रेजेंट देखा जाए तो 282 एक्ट्स और रेगुलेशंस है। मतलब 9th शेड्यूल में बहुत भर के एक्ट्स और रेगुलेशंस डाले गए हैं इस मोटिव से कि इन्हें जुडिशियल रिव्यू से बचाया जाए। तो जो लास्ट एंट्री है वो 284 है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए 282 ही है क्योंकि जो 3 एंट्रीज थे 87, 92 और 130 ये डिलीट कर दिए गए हैं और एक एंट्री 257A के नाम से एंटर की गई है। Of these, the acts and regulations of state legislature deals with land reforms and abolition of zamindari system, and that of parliament deals with other matters. तो ये जो acts और regulations इसमें डाले गए हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेचर ने किन बेसिस पर बनाए हैं? लैंड रिफॉर्म्स में और जमींदारी सिस्टम पर लॉज और रेगुलेशन स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए हैं और पार्लियामेंट ने इससे हटके दूसरे मैटर्स पे बनाए हैं। अब आते हैं आर्टिकल 31C पर, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द आर्टिकल 31C इंसर्टेड बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। जो 25th अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 का, इसके थ्रू आर्टिकल 31C इंसर्ट किया गया। तो थोड़े लॉज जो है उनको सेव किया गया था वो लॉज क्या करते थे? कुछ DPSP को प्रमोट करते थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से आर्टिकल 31C इंसर्ट किया गया। इसमें 2 प्रोविजंस है। नो लॉ दैट सीक्स टू इंप्लीमेंट द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C shall be void on the grounds of contravention of the fundamental rights conferred by article 14 equality before law and equal protection of law and protection of 6 rights with respect to speech and expression, assemble, associate, movement, residence and profession। ये कहा जा रहा है कि कोई भी लॉ जो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को इंप्लीमेंट कर रहा है, अगर वो लॉ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 तो फंडामेंटल राइट्स हैं और अगर इन 2 फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी कर रहा है तो उसे नल एंड वाइड नहीं कहा जा सकता। तो ये कोशिश की गई है कि आर्टिकल 39B और 39C सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ये कहा गया अगर पार्लियामेंट 39B और 39C से रेस्पेक्ट में अगर कोई भी लॉ बनाएगी और अगर वो लॉ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है तो भी उसे वाइड नहीं माना जाएगा, उसे स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाएगा। ये कहा गया। अब देख लेते हैं आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C आखिर है क्या। आर्टिकल 39 क्लॉज बी, समय पहले देख लेते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज बी।
ये है आर्टिकल 39 क्लॉज बी। द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। आर्टिकल 39 बी ये कह रहा है कि स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा, ऐसे लॉज बनाएगा, ऐसे रेगुलेशंस बनाएगा जिससे जो मटेरियल कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज है, कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेज वो हो गए जो फिजिकली देखे जा सकते हैं, मटेरियल जो टच किए जा सकते हैं, टैंजिबल। कम्युनिटी के जो मटेरियल रिसोर्सेज है वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जो कॉमन गुड मतलब सबके भले के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा ना हो कि पूरे रिसोर्सेज पूरी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है वो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाए और एक ही सेक्शन को उससे बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा ना हो। तो ये स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा जिससे जो मटेरियल रिसोर्सेज है, कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेज, और ये यहाँ पे ये कहा गया है कि जो रिसोर्सेज है वो हमारी पूरी कम्युनिटी के, हमारे इंडिया के रिसोर्सेज है, हमारी कम्युनिटी के रिसोर्सेज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जिससे कॉमन गुड के मोटिव से डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब सबके अच्छे के लिए। अब आते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज सी। Article 39 clause C says that the state shall direct its policies towards securing the operation of economic system does not result in concentration of wealth and means of production is to common determinant। तो आर्टिकल 39 से ये कह रहा है कि स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा और ये कोशिश करेगा कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बने जिसमें जो वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। जो पैसा है, जो वेल्थ है, जो जायदाद है, जो रिसोर्सेज है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सब एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो एक ही आदमी के पास, मतलब एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी। द रिसोर्सेज आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड विद इन फ्यू हैंड्स। तो सबके यहाँ पे वेल्थ जो है सब कम्युनिटी के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो, ये स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी है। अब ये तो हो गया लक्ष्मीकांत का ये पॉइंट। अभी पॉइंट, नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन दैट इट इज़ फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शेल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी। अब ये तो ये कहता है कि अगर 39 बी और 39 सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम कुछ लॉज लाते हैं और वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर रहे हैं तो उन्हें वाइड नहीं करा जाएगा। और 39 बी और सॉरी 39 बी कह रहा हूँ मैं, पॉइंट बी जो हमारे लक्ष्मीकांत का पॉइंट बी है वो ये कह रहा है कि अगर कोई लॉ जो इन पॉलिसीज से रिलेटेड है, ये सोशलिस्टिक पॉलिसी से रिलेटेड है, 39 बी और 39 सी से रिलेटेड है, उनको कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शेल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉट गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसीज़। तो अगर ऐसा कोई लॉ पास किया गया है जो इन DPSP को इंप्लीमेंट कर रहा है, उन्हें कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये जो बी पॉइंट है इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कराया। ये कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है और आप किसी भी लॉ को ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर से बचा नहीं सकते। हर एक लॉ जो है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। इन केशवानंद भारती case was a state of Kerala case 1973. The Supreme Court declared the above B provision as unconstitutional and invalid on the grounds that judicial review is the basic feature of the constitution and hence cannot be taken. तो केशवानंद भारती केस में ये जो B पॉइंट है इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ये कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है और जुडिशियल रिव्यू से आप नहीं बच सकते। However, the above A provision is held to be constitutionally valid. आप सोशलिस्टिक DPSP को प्रमोट करने के मोटिव से ये पॉलिसीज कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, आप सोशलिस्टिक DPSP को प्रमोट कर सकते हो, लेकिन जुडिशियल रिव्यू से ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। कोई भी लॉ आएगा तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होगा। The 42nd Amendment Act of 1973 extended the scope of above A provision by including within its protection any law to implement any of the directive principles specified in the Part 4 of the Constitution and not merely Article 39B or 39C. अब 42nd Constitutional Amendment Act आया 1976 का। 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। इसने कहा कि ये जो अबव एक ए है इसमें तो बात हो रही है 39B और 39C। ये कहा गया कि अगर 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी लॉ आएगा तो वो आर्टिकल 14 और 19 को अगर वायलेट भी कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी कर रहा है, तो उसे वायलेट नहीं कहा जाएगा क्योंकि हम सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो स्कोप है ये जो आर्टिकल 31C का स्कोप है, ये पॉइंट ए का जो स्कोप है इसको बढ़ाया गया। ये कहा गया कि ना ही सिर्फ 39B और 39C, सारे DPSP को प्रमोट करने के लिए अगर हम कोई लॉ बनाते हैं तो उसे वाइड नहीं कहा जा सकता ऑन द बेसिस दैट दे आर कॉन्ट्ररी टू फंडामेंटल राइट्स। एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ अबव ए, तो ए का स्कोप बढ़ा दिया गया और ये कहा गया कि अगर कोई भी DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पार्ट 4 में दिए गए हैं उनको वाइड नहीं कहा जा सकता। तो 39B और 39C से स्कोप बढ़ाकर ये कहा गया कि सारे DPSP के लिए। However, this extension was declared as unconstitutional and invalid by Supreme Court in Minerva Mills case versus Union of India case 1980। तो ये जो एक्सटेंड किया गया था ये कहा गया कि 39B 39C नहीं, सारे DPSP को प्रमोट करने के लिए हम कोई भी लॉ बनाएंगे तो वो अगर 14 और 19 और क्या भी कोई भी फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट कर रहा है तो वो वाइड नहीं कहा जाएगा, वायलेट कर रहा है तो वाइड नहीं कहा जाएगा, उसको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकता। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया और ये कहा गया कि आप सारे DPSP को ऐसे जी फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं मान सकते। मिनर्वा मिल्स केस में ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP दोनों के एक बेडरॉक बैलेंस पे, एक गुड बैलेंस पे, हेल्दी बैलेंस पे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। एक को छोड़कर दूसरे को प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती।
आर्टिकल 31C डज नॉट immunize the state law from judicial review unless it has been received the president's consideration as has received assent। यहाँ पे मेन बात नोटिस करने की ये है कि जो 31C है ये स्टेट के लॉज जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं उनको जुडिशियल रिव्यू से तब तक इम्यूनिटी नहीं दे सकते जब तक प्रेसिडेंट की उस पर असेंट ना मिली हो। तो 31C के अंडर प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी है। आर्टिकल 31A में भी प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी है, आर्टिकल 31C में भी प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी है। अब शुरू करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स को बहुत बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया है और ये क्रिटिसिज्म इलेक्शन में मेंशन्ड है, मैं वही पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस नहीं है। फंडामेंटल राइट्स एनश्राइन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव मेट विद अ वाइड एंड वेरिएड क्रिटिसिज्म। द आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्रिटिक्स आर एज फॉलोस। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको बहुत ज़्यादा और बहुत वैरायटी के क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और बहुत तरीके की क्रिटिसिज्म दिए गए हैं। कुछ नीचे दिए गए हैं। एक्सेसिव लिमिटेशंस, दे आर सब्जेक्टेड टू इन्यूमरेबल एक्सेप्शंस, रेस्ट्रिक्शंस, क्वालिफिकेशंस, एक्सप्लेनेशंस। ये कहा गया है कि बहुत सारी लिमिटेशंस दी गई है, हमने लिमिटेशंस पढ़ी हैं और ये कहा गया है कि यहाँ पे इन्यूमरेबल मतलब इतने हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए गए हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रोक दिए गए हैं, उन पर बहुत सारी क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। हेंस क्रिटिक्स रीमेक दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांट फंडामेंटल राइट्स विथ वन हैंड एंड टेक्स अवे विद द अदर। तो क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक हाथ से फंडामेंटल राइट्स देता है और दूसरे हाथ से एक्सेप्शंस के नाम पर फंडामेंटल राइट्स ले भी लेता है। Jaspal Roy Kapoor went to extent of saying that the chapter dealing with fundamental rights should be renamed as limitations on fundamental rights or fundamental rights and its limitation theorem। तो ये जो जसपत रॉय कपूर थे ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। हमें पढ़ा था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कैबिनेट मिशन के बेस पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और जसपत रॉय कपूर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। और उन्होंने कहा है कि ये जो थर्ड पार्ट 3 है ना, ये जो चैप्टर है ना हमारा फंडामेंटल राइट्स का, इसका नाम चेंज करके फंडामेंटल राइट्स से इसका नाम चेंज करके ये रख देना चाहिए कि लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशन थियरम रख देना चाहिए, ऐसा कहा इन्होंने। नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, द लिस्ट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव एज इट मेनली कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। तो हमने स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस किया था कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। और क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स दिए ही नहीं गए हैं, सिर्फ सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उन पे ही नज़र रखते हैं। It makes no provisions for important social and economic rights like right to social security, right to work, right to employment, right to rest and leisure and so on। और ये कहा गया है कि सोशल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट राइट्स दिए ही नहीं गए हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी हो गया, राइट टू वर्क हो गया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो गया, राइट टू रेस्ट, राइट टू लीजर, ये सब दिए ही नहीं गए हैं। दीज राइट्स आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो ये जो राइट्स हैं अगर दूसरी एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को देखा जाए, वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखा जाए तो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को देखा जाए तो उसमें सिटीजन्स को ये दिए गए हैं, लेकिन इंडिया में नहीं दिए गए। ऑल्सो द सोशलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक अर्स्टवाइल ऑफ यूएसएसआर, चाइना प्रोवाइड्स फॉर सच राइट्स। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को छोड़िए, जो सोशलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशंस है जैसे कि यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और जो चाइना है वो तक ऐसे राइट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ऐसा कहा क्रिटिक्स ने। नो क्लैरिटी, दे आर स्टेटेड इन वेग्यू, इंडेफिनाइट एंड एम्बिशियस मैनर। द वेरियस phrases and words used in the chapter like public order, minorities, reasonable restriction, public interest and so are not clearly defined। ये कहा गया है कि यहाँ पे indefinite मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया गया है, प्रॉपर क्लैरिफाई नहीं किया गया है वर्ड्स को, और यहाँ पे बहुत ही हार्ड लैंग्वेज जो है, लीगल लैंग्वेज वो इस्तेमाल की गई। और इस चैप्टर में से बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, माइनॉरिटीज़ मैंने आपको 29 और 30 पढ़ाते वक्त, स्पेशली 30 पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये बताया था कि जो माइनॉरिटी है उसको कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। मैसूर हाईकोर्ट ने डेफिनेशन दी थी माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी जो वर्ड है उसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। सॉरी, मैसूर हाईकोर्ट ने अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन दी थी, माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं दी थी, प्लीज़ करेक्ट दैट, माय फॉल्ट। तो ऐसे वर्ड्स को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया है। द लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब देम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए कॉमन मैन। ये कहा गया कि जो लैंग्वेज है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और जो आम इंसान, जो हमारा कॉमन मैन है हमारे देश का, उसको समझने में मुश्किल होगी। इट इज़ एलिगेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द लॉयर्स फॉर द लॉयर्स। ये कहा गया, ये बात तो सही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेजॉरिटी जो डोमिनेटिंग प्रोफेशन था वो लॉयर्स का था, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस और जो हाईली इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेटेड पर्सन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भरा हुआ था, तो लीगल लैंग्वेज थी। और ये कहा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लॉयर्स ने बनाया है और लॉयर्स के लिए ही बनाया है, क्योंकि आम आदमी तो कॉन्स्टिट्यूशन समझने में बहुत मुश्किल होती है उसे। और सर आइवर जेनिंग्स कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पैराडाइज फॉर लॉयर्स। सर आइवर जेनिंग्स ने ये कहा है कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लॉयर्स के लिए पैराडाइज है, यानी कि लॉयर्स के लिए जन्नत है। नो परमानेंसी, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और
immutable as the parliament can curtail and abolish them, as for example the abolition of fundamental right to property 1978. ये कहा गया कि सैक्रोसेंट, ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट जब चाहे जब इन्हें कर्टेल कर सकती है या फिर इन्हें अबॉलिश कर सकती है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 आया था, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। हैंस दे कैन बिकम ए प्ले टूल इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस हैव मेजॉरिटी सपोर्ट इन द पार्लियामेंट। तो ये कहा गया कि ये एक खिलौने की तरह बन जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वजह से ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये एक खिलौने की तरह बन जाएगा उस पार्टी के लिए जिसकी मेजॉरिटी, उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जिसकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में है। द जुडिशियली इनोवेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज द ओनली लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू कर्टेल एंड अबॉलिश ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमने देखा है जो जुडिशियल डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, वो केशवानंद भारती केस 1973 24 अप्रैल में आया था। ये कहा गया कि वो एक लिमिटेशन है जिससे पार्लियामेंट कर्टेल नहीं कर सकता और अबॉलिश नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हटा रहा है तो हमारी जुडिशरी उसे रोक देगी। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, द सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21 इन अनदर ब्लॉट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दीज राइट्स। ये कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, सिर्फ आर्टिकल 20 and 21 नहीं होंगे। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस एंड आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इवन मार्शल लॉ के टाइम भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। This provision cuts the roots of democratic system in a country by placing the rights of millions of innocent people in continuous jeopardy। और ये कहा गया कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, ये इसकी जो जड़ें हैं ये कट कर दी जाएगी और ये जो हमारे मिलियन ऑफ इनोसेंट सिटीजन्स हैं इनके राइट्स को जियोपार्डी में डाल दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द फंडामेंटल राइट शुड बी एंजॉयबल इन ऑल सिचुएशंस, द इमरजेंसी और नो इमरजेंसी। ये कहा गया कि ये क्रिटिक्स ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स हर एक सिचुएशन में एंजॉय होनी चाहिए, चाहे इमरजेंसी हो या ना हो। इमरजेंसी के नाम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं लेने चाहिए। एक्सपेंसिव रेमेडी, जुडिशरी हैज़ बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंडिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमें बचाने के लिए और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक लिमिटेशन है फंडामेंटल राइट्स, इनसे जुडिशरी हमें बचाती है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट इज द डिफेंडर एंड गारंटर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। However, the judicial process is too expensive and hinders the common man from getting his or her rights enforced through the courts। तो जो जुडिशियल प्रोसेस है वो आज की डेट में बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है और ये जो आम आदमी है वो तो एफर्ट कर ही नहीं सकता है। क्रिटिक्स ये कह रहे हैं सेज दैट द राइट्स बेनिफिटेड मेनली द रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और ये कह रहे हैं कि कॉमन मैन तो इससे फ़ायदा हो ही नहीं रहा है राइट से, जो राइट्स हैं वो सिर्फ रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आर्टिकल 39A की तरफ से एक प्रोविजन आया था प्रोटेक्शन ऑफ फ्री लीगल एड, मतलब जो पर्सन लॉयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन्हें जुडिशरी की वजह से तरफ से एक फ्री लीगल एड मिलेगी, मतलब फ्री लॉयर्स मिलेंगे जो गवर्नमेंट लॉयर्स होंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन, द क्रिटिक्स asserted that the provision for preventive detention in Article 22 हमने पढ़ा था, Article 22 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 में टेक्स अवे द स्पिरिट एंड सब्सटेंस ऑफ द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये कह रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, आप किसी पर्सन को कोई क्राइम कमिट करने से पहले ही उसे डिटेन कर रहे हो, मतलब उस क्राइम कमिट करने से प्रिवेंट कर रहे हो, इस नाम पर एक पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये हमारी पूरे फंडामेंटल राइट्स की जो स्पिरिट है, जो एसेंस है, जो मोटिव है उसको ही छीन रहा है। इट कन्फर्स आर्बिट्ररी पावर्स ऑन द स्टेट एंड नेगेट्स द इंडिविजुअल लिबर्टी। ये कहा जा रहा है कि आप स्टेट के पास अनरीजनेबल पावर दे रहे हो और जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, जो एक सिटीजन की फ्रीडम है उसे ले रहे हो। It justifies the criticism that the Constitution of India deals more with the rights of the states against the individual than with the rights of the individual against the state। और यहाँ पे क्रिटिसिज्म को प्रिवेंटिव डिटेंशन से ऐसे जस्टिफाई किया जा रहा है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को ज़्यादा राइट्स दे रहा है अगेंस्ट इंडिविजुअल के, मतलब स्टेट के पास राइट्स है इंडिविजुअल के अगेंस्ट में ज़्यादातर। लेकिन होने क्या चाहिए, इंडिविजुअल के पास स्टेट से के अगेंस्ट में राइट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप राइट्स स्टेट को दे रहे हो इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। नोटेबली नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज़ बीन मेड इन इंडिया। और ये कहा गया कि दुनिया की कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाया गया है, लेकिन इंडिया में वो किया गया है। No constant philosophy. According to some critics, the chapter on the fundamental rights is not produced on any philosophical principle. Critics ये कह रहे हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फिलोसॉफी पर बेस्ड नहीं है, एक फिलोसॉफी एक प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है, एक थिंकिंग नहीं है, एक एसेंस नहीं निकल कर आता है फंडामेंटल राइट्स का। सर आइवर जेनिंग्स एक्सप्रेस दिस व्यू व्हेन ही सेड दैट द फंडामेंटल राइट्स प्रोक्लेम्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड ऑन नो कॉन्स्टेंट फिलोसॉफी। Sir Ivor Jennings wrote, a thread of 19th century liberalism runs through it. There are consequences of political problems of Britain in it. They are relics of bitter experience in the opposition into British rule. There is evidence of a desire to reform some of the social institutions which time and criticism have been developed in India. The result, the series of complex formula in 24 articles, some of them lengthy, which must become the basis of vast of complicated cases in law.
तो सर आइवर जेनिंग्स ये कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके जो 1900 तक का जो समय था, उस समय में जो ब्रिटेन में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी और ब्रिटिश के पीपल ने जो ब्रिटिश के रूल को जो अपोज किया था, जो रिफॉर्म्स हुए थे सोशल इविल्स के अगेंस्ट में, उन सबको हमारे इंडिया के फंडामेंटल राइट्स में उनको लिया और फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। ऐसा कहा सर आइवर जेनिंग्स ने। द क्रिटिक सेज दैट द क्रिएशन क्रिएट्स डिफिकल्टी फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। और एक कांस्टेंट फिलॉसफी नहीं है, एक एसेंस नहीं है, एक प्रिंसिपल नहीं है। तो ये कह रहे हैं क्रिटिक्स कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन में इस वजह से मुश्किल भी होती है। अब शुरू करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन स्पिरिट ऑफ अबव क्रिटिसिज्म शॉर्ट कमिंग्स द फंडामेंटल राइट्स आर सिग्निफिकेंट इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। तो क्रिटिसिज्म अगर भले ही इतने सारे क्रिटिसिज्म है, इतने सारे शॉर्ट कमिंग्स है, इतनी जगह हमारा फंडामेंटल राइट्स लैक कर रहा है, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। किन वजहों से? नीचे दिए गए हैं वजह से। फर्स्ट रीज़न, दे कॉन्स्टिट्यूट द बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारी डेमोक्रेसी का बेस है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का बेस्ड है। जो पीपल, डेमोक्रेटिक मतलब पीपल रूल, और पीपल को पावर देता है, हमारे कंट्री के सिटीजन को पावर देती है फंडामेंटल राइट्स। तो जो बेड रॉक, जो बेस है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का, हमारी कंट्री का, वो फंडामेंटल राइट्स हैं। दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशंस फॉर मैन, मटेरियल एंड मॉरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन। तो फंडामेंटल राइट से जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मटेरियल ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मॉरल ज़रूरत की चीज़ें हैं, और जो मटेरियल और मॉरल प्रोटेक्शन है वो इंसान, जो हमारे सिटीजन हैं उनको देते हैं। दे सर्व एज ए फॉर्मेडेबल बल्कवर्ड फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी। तो जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, एक सिटीजन की आज़ादी है, उसको बचाते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स। दे फैसिलिटेट टू एस्टैब्लिश ए रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। तो हमारी फंडामेंटल राइट्स जो है वो कानून का रूल, मतलब एक कंट्री में लॉ के हिसाब से सब चलेगा, जो रूल्स हैं वो लॉ के हिसाब से चलेंगे एक कंट्री में, ऐसा सिचुएशन पैदा करती है। फंडामेंटल राइट्स क्रिएट ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट गवर्नमेंट ऑफ मेंस, ये कहा गया फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट, दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो माइनॉरिटीज़ और वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 29 माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए, कल्चर के लिए है। माइनॉरिटी के पास उनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने का राइट है, माइनॉरिटी को राइट दिया गया है। वीकर सेक्शंस को भी राइट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के थ्रू। सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं, दे स्ट्रेंथन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है। आपके पास है आपकी रेस्पेक्टिव रिलीजन को परफॉर्म करने का राइट है। दे चेक ऑब्सोलेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑन द गवर्नमेंट। तो एब्सोल्यूटनेस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो प्योरिटी है, मतलब कितना सही है हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी, उस पर भी एक चेक रखता है। मतलब अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन रखता है। दे लेज डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। तो सोशल इक्वालिटी मतलब सोसाइटी में हम सब इक्वल हैं, और जस्टिस, न्याय का जो बीज कह सकते हैं हम, वो रखता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। दे इंश्योर द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट है, एक हर एक पर्सन की रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी है, उनको प्रोटेक्ट करता है। दे फैसिलिटेट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। जो पीपल का पार्टिसिपेशन है, जो आम जनता का, वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में प्रमोट करता है। मतलब जैसा कि सपोज कर लीजिए आर्टिकल 16 तो हमको बराबर की अपॉर्चुनिटी देता है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन सकते हैं, गवर्नमेंट का पार्ट बन सकते हैं। तो पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। राइट्स आउटसाइड पार्ट 3। तो पार्ट 3 के अंदर तो फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 के आउटसाइड भी कुछ हमें राइट्स दिए गए हैं जो लीगल राइट है। बिसाइड द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन पार्ट 3 देयर आर सर्टेन अदर राइट्स कंटेन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर भी जो पार्ट 3 में दिए गए हैं, थोड़े दूसरे अदर राइट्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दूसरे पार्ट्स में। दीज राइट्स आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट और नॉन फंडामेंटल राइट्स। ये जो राइट्स हैं ये लीगल राइट्स हैं, नॉन फंडामेंटल राइट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन ये लीगल राइट है, नॉन फंडामेंटल राइट है। फर्स्ट वन, आर्टिकल 265 आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लिविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब लॉ को छोड़ के, जो लॉ के हिसाब से जो टैक्स बनेगा उसको छोड़ के कोई भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल आपसे टैक्स नहीं ले सकता। मतलब गवर्नमेंट के अलावा कोई भी टैक्स भी नहीं कर सकता, लॉ की अथॉरिटी के अलावा कोई आप पर टैक्सेशन नहीं कर सकता। 300A हमने इसे पहले भी पढ़ा था 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ जो था, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ जो था, उसको डिलीट करके 300A में डाल दिया गया है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड टू हिज और प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ। मतलब आपसे कोई आपकी प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। एक लीगल राइट बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट पहले था। अब 301, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। तो जो ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटरकोर्स आप इंडिया थ्रू आउट इंडिया कहाँ भी कर सकते हैं। इलेक्शन इन द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 326 ये हमारे वोट डालने का राइट है। 326 पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 326 ये कहा गया कि लोकसभा, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो सिर्फ लोकसभा में यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, एमएलए के इलेक्शंस में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। लेजिस्लेटिव काउंसिल तो सिर्फ 6 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार।
लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा दोनों के इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में होंगे, मतलब हर एक सिटीजन जो 18 साल से बढ़कर है वो वोट डाल सकता है। इवन दो द अबव राइट्स आर इक्वली जस्टिसेबल, दे आर डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। ये ऊपर के राइट्स भी जस्टिसेबल है, अगर वायलेट हो तो अंडर आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, आप न्याय मांग सकते हो, लेकिन ये फंडामेंटल राइट से अलग है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 व्हिच इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। तो 32 के अंदर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वो जाना भी आपका फंडामेंटल राइट है। बट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द अबव राइट्स द एग्रीव्ड पर्सन कैन नॉट अवेल द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ही और शी कैन मूव टू हाई कोर्ट इन ऑर्डिनरी सूट्स अंडर आर्टिकल 226 रेड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब टेबल 8.8 में एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, एट ए ग्लांस देख लेते हैं पूरे राइट्स। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 वो लॉस जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है वो डेरोगेट हो जाएंगे, मतलब वॉइड मान दिए जाएंगे। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएट, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 20 है ये एक्सेसिव पनिशमेंट से हमें बचाता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी डील करता है आर्टिकल 22। 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम है ये। 26 फ्रीडम ऑफ religious denomination to manage the religious affair, ये religious freedom of a denomination। 27 freedom as to payment of taxes for promotion of a particular religion। 28 freedom from maintaining any religious instructions or religious worship in certain educational institutions। article 29 protection of interest of minorities, that is language, script of any section of society, minorities तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। article 30 right of minorities to establish and administer the educational institution। article 31 ये deleted है, compulsory acquisition of property। article 31 ये savings law providing for acquisition of state validation। article 31 भी तो 9 शेड्यूल से रिलेटेड है। article 31C 39B और 39C को प्रमोट करने के लिए, जो सोशलिस्ट DPSP है उनको प्रमोट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए तो वाइड नहीं माना जाएगा। 31A अगर 5 कैटेगरीज में अगर वो आते हैं एग्रीरियन रिफॉर्म्स करने के, तो 14 और 19 को अगर वायलेट करेंगे तो भी वो वाइड नहीं माना जाएगा। 31B तो 9 शेड्यूल से रिलेटेड है। 32 राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 33 पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो पुलिस, एनालॉगस सर्विसेज, मिलिट्री, इन सबके राइट्स को रेगुलेट कर सकता है। 34 मिलिट्री रूल्स रेस्ट्रिक्शन पड़ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स में जब मार्शल लॉ फोर्स होगा एक एरिया में। 35 वो लेजिस्लेटिव पावर जो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में। तो आज कंप्लीट होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर। बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन इन डिटेल में प्रोविजंस हमने कवर किए हैं, बहुत डिटेल में किए हैं।